बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 13 में आप सबको खुशामदीद। आज हम फाइलम टिनोफोरा का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इस लास्ट लेक्चर में हम टिनोफोरा की फिजियोलॉजी को देखेंगे। टिनोफोरा की फिजियोलॉजी क्या है, और इसके साथ साथ कुछ इन्वेसिव टिनोफोरा को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल ऑफ ज़ूलॉजी में दो स्पीशी का जिक्र किया गया है, तो हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। देन लास्ट में हम कुछ एग्जांपल विद देयर कॉमन नेम्स ऑफ टिनोफोरा के देख लेंगे। तो आज के लेक्चर के साथ ही आपका टिनोफोरा का फाइलम कंप्लीट अप हो जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ टिनोफोरा, यानी टिनोफोरा की फिजियोलॉजी क्या है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, डाइजेशन की अगर हम बात करें टिनोफोरा के अंदर, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिलता है टिनोफोरा के अंदर, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा टिनोफोरा के अंदर। बट इसके साथ साथ दो तरह का डाइजेशन इसके अंदर होता है, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टिनोफोरा का, और उसमें आपको दोनों तरह का डाइजेशन, इंट्रासेलुलर जो सेल विद इन अ सेल हो और एक्स्ट्रा सेलुलर जो आउटसाइड द सेल हो, तो दोनों तरह के डाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉपर, आप कह सकते हैं, डेडिकेटेड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। इनके अंदर कोई भी एज सच डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि ये गैसेस की एक्सचेंज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। सर्कुलेशन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। और वैसे ही डिफ्यूजन का प्रोसेस जितने भी हमारे पास ये एडवांस लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर तो प्रॉपर सिस्टम होते हैं, बट इसके पहले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डिफ्यूजन ही वो मेन प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो एक्सचेंज करते हैं मटेरियल की। एक्सक्रीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके अंदर कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपको देखने को नहीं मिलता। क्लियर है, यानी कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, और कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम आपको टिनोफोरा के अंदर देखने को नहीं मिलता। सिंपल दे फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फॉर देयर लाइफस्टाइल। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, तो टिनोफोरा के अंदर एग्जैक्ट लाइक निडेरिया के जिससे कि उनके अंदर नर्व नेट मिलता था, तो इनके अंदर भी आपको क्या मिलता है, डिफ्यूज नर्व नेट मिलेगा। क्लियर है, जिसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसको भी हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी टिनोफोरा के इंडिविजुअल है, ऑलमोस्ट सबकी बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट आपके पास क्या होते हैं, मोनोइशियस होते हैं, यानी कि जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके पास प्रोड्यूस करते हैं एग्स को, जाहिर बात है, और स्पर्म को। और इसके अलावा आपको इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको मिलती है टिनोफोरा के अंदर। क्लियर है। इसके अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो टिनोफोरा के अंदर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होगी, जो फ्यूजन होगी, वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी। क्लियर है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनके अंदर आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलती है टिनोफोरा के अंदर, यानी कि आप के अंदर ट्रू मेटामॉर्फोसिस तो इनके अंदर नहीं होता, बट ये जो लार्वल होती है सीडीपीडा लार्वी जो हमने पढ़ा था, वो ग्रेजुअली बहुत ही स्लोली आहिस्ता से कन्वर्ट होती है इनटू एडल्ट टिनोफोरा। सॉरी, सेंसरी स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके अंदर आपको टिनोफोरा के अंदर टेंटिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। अमूमन 2 टेंटिकल्स आपको के पास होते हैं, सिवाय एक आर्डर बोरिडा के अलावा बाकी सब के अंदर आपको टेंटिकल मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेंसरी आर्गन स्टेटोसिस्ट भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग आर्गन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। और जब ये ऑर्गेनिज्म फ्री स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान इनको बैलेंस में रखने के लिए स्टेटोसिस्ट बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी फीडिंग की बात करें तो फीडिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। कुछ प्रीडेटर होते हैं, प्रे अपना शिकार करते हैं, कुछ फिल्टर फीडर होते हैं, और कुछ अपने प्रे को फुली इनगल्फ करते हैं, देन उसको फिर टीयर करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। तो ये प्रे को पकड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेंटिकल, और उन टेंटिकल के पास क्या होंगे, कोलोब्लास्ट सेल्स होंगे जो कि एडहेसिव सेक्रेट करेंगे। और सारी ये कहानी तकरीबन जितनी यहाँ पे हमने फिजियोलॉजी डिस्कस की, इसको हम ऑलरेडी जो फर्स्ट के लेक्चर्स हैं वहाँ पे हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके इसको मज़ीद डिटेल के साथ भी देख सकते हैं। ये थी टिनोफोरा की फिजियोलॉजी।
तो उम्मीद है आपको यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इन्वेसिव टिनोफोरा के बारे में स्टडी करते हैं। इन्वेसिव का मतलब है कि ऐसे टिनोफोरा जिसने जो कोई नुकसान करते हो या जिन्होंने पास्ट में कोई नुकसान किया हो। सो इसमें एक स्पीशी का नाम बहुत ख़ास आता है इन्वेसिव टिनोफोरा के अंदर, आप इसको खुद सर्च भी कर सकते हैं, मिनियोप्सिस लीडाई। क्लियर है, मिनियोप्सिस लीडाई हमारे पास एक ऐसा टिनोफोरा है जिसको हम इन्वेसिव टिनोफोरा कहते हैं, और उसके पीछे हम ये कहानी अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसने ब्लैक सी के जो फिशरीज थी उनको जो मिनियोप्सिस लीडाई है इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। ब्लैक सी के अंदर जो फिशेस थी या वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पे स्पीशीज रह रहे थे उनको इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, और ये एक्सीडेंटली वहाँ पे आया था। यानी ये नहीं है कि मिनियोप्सिस लीडाई को ख़ास तौर पर वहाँ पे लाया गया था, किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था या ये खुद वहाँ पे गया था, बल्कि ये एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था विद द हेल्प ऑफ बेलास्ट वाटर। अब बेलास्ट वाटर को मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, लेकिन फर्स्ट आपको सिर्फ ये थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन का पता हो। और ये हुआ था तकरीबन 1980s के अंदर। मिनियोप्सिस लीडाई ब्लैक सी फिशरीज़ के अंदर एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ और 1980 के करीब, और उसने फिशरीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे, बट फर्स्ट आपको कुछ स्टेप्स इसमें याद रखने हैं। फर्स्ट इसकी हुई थी एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन। क्लियर है, यानी मिनियोप्सिस लीडाई अराइव्ड हुआ था फ्रॉम अमेरिका। कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था, बेलास्ट वाटर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको अब बता देता हूँ कि ये जो बेलास्ट वाटर है ये क्या होता है। तो हमारे पास जो बेलास्ट वाटर है ये सिंपल आपके पास फ्रेश वाटर जो होता है या फिर सी वाटर को हम बेलास्ट वाटर बोलते हैं। अच्छा, इनको शिप्स में क्यों रखा जाता है, शिप में क्यों डाला जाता है? ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं ये जो कि कार्गो को मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बहुत सारा मटेरियल उनके ऊपर होता है और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बिटवीन पोर्ट। तो उन शिप्स के अंदर हम बेलास्ट वाटर डालते हैं यानी सी वाटर डालते हैं। अब ये क्यों डाला जाता है? ताकि स्टेबिलिटी रहे और ये जो शिप है ये अपना सफ़र क्या कर सके, सेफली कर सके। क्योंकि वाटर डालने की वजह से जो शीप का वज़न है वो मज़ीद भारी हो जाता है और वो भी थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा, जिसकी वजह से जो शीप होता है वो वाटर के ऊपर क्या कर रहा होता है, आराम के साथ फ्लोट कर सकता है और एक जिसे हम कह सकते हैं एक सेफ़ सफ़र वो कर सकता है और सामान की तरसील वो करता है। तो उसके लिए बेलास्ट वाटर को यूज़ किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये सी वाटर डाला जाता है तो उस सी वाटर के अंदर ज़ाहिर बात है जो छोटे छोटे प्लेक्टोनिक ऑर्गेनिज्म है या कुछ फिशेज़ है वो भी होती हैं। क्लियर है, तो अब एक पोर्ट से अगर वो पानी हम डाल रहे हैं तो वो कश्ती ज़ाहिर बात है किसी दूसरे पोर्ट पे जाएगी, किसी दूसरे सी के अंदर जाएगी। तो जब वो वहाँ पे पहुँचेगी तो वो पानी उससे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो ज़ाहिर बात है वो फिशेज़ या वो स्मॉल प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म भी उसी पोर्ट में क्या हो जाएंगे, मतलब इंट्रोड्यूस होंगे। तो वो उस जगह के लिए क्या होंगे, नए स्पीशीज़ होंगे। तो अब दो केसेस हो सकती हैं, या तो वो स्पीशीज़ वहाँ पे प्रे बन जाएंगी, वहाँ से पहले जो मौजूद ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रे बन जाएगी, या फिर वो वहाँ पे जाके प्रीडेटर बन जाएगी, यानी कि जो वहाँ पे स्पीशीज़ हैं उनके लिए वो ख़तरा साबित होंगी। तो कुछ यही केस हुआ था मिनियोप्सिस लीडाई के साथ भी, यानी बेलास्ट वाटर के अंदर ये अमेरिका से ट्रांसफ़र हुआ इनटू द ब्लैक जो सी थी। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि पॉपुलेशन एक्सक्लूजन। तो ज़ाहिर बात है अब ये एक प्रेडेटर साबित हुआ वहाँ पे, तो इसने पॉपुलेशन को क्या किया, एक्सप्लॉट किया। 1980 के अंदर जो मिनियोप्सिस, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, मिनियोप्सिस लीडाई ने क्या किया, पॉपुलेशन को एक्सप्लोट किया। किसके अंदर, ब्लैक सी के अंदर, और इसके अलावा एजोआ सी। क्लियर है, इन दो सीज के अंदर इसने फिशरीज को बहुत नुकसान पहुँचाया था। थर्ड केस में क्या हुआ कि जब इसकी पॉपुलेशन को एक्सप्लोड किया तो इकोसिस्टम को के ऊपर कौन सा डैमेज आया। क्लियर है, हैवी फीडिंग ऑन जू प्लांक्टन। तो मिनियोप्सिस लीडाई क्या करता है कि जू प्लांक्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा फीड करता है, यानी ब्लैक सी के अंदर, एजोआ सी के अंदर इसने जू प्लांक्टन के ऊपर क्या किया, बहुत ज़्यादा फीड किया। इसके साथ साथ क्रोस्टेशियंस के ऊपर इसने बहुत फिश किया, और जो मछली की एग्स थी उनको इसने खाना शुरू किया, और इसके साथ साथ जो फ़िश की लार्वी थी उसको इसने कास्ट किया। देखो कितनी चीज़ें, जू प्लांक्टन को वो खा रहा है, क्रस्टेशियंस को वो वहाँ पे खा रहा है, फ़िश की एग्स को वो वहाँ पे खा रहा है, और इसके साथ साथ जो फ़िश का लार्वी है उसको भी ये क्या खा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुई कि एक कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हुआ, यानी एक कैटास्ट्रॉफिक डिस्ट्रक्शन हुई, और इससे फिशरीज क्या हुई, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो मिनियोप्सिस लीडाई ने फिशरीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। कब, 1980s के अंदर। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि इसका एक प्रेडेटर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो प्रेडेटर भी एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस तरह ये एक्सीडेंटली आया था इसी तरह इसका एक प्रेडेटर यानी मिनियोप्सिस लीडाई का एक प्रेडेटर आ जाता है। ठीक है, और
ये प्रेडेटर भी एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका नाम था बेरो ओवेटा। ये भी एक टिनोफोरा है। ये प्रीडेटर है मिनियाप्सिस लिडाई का, यानी मिनियाप्सिस लिडाई का शिकार करता है। तो ये हमारे पास नेचुरल प्रीडेटर है किस चीज़ का, मिनियाप्सिस लिडाई का। ये भी लेटर ऑन एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ इनटू द ब्लैक सी या फिर एजोवा सी। क्लियर है। तो इससे फिर क्या हुई, फिश स्टेप के अंदर की थोड़ी बहुत पार्शियल रिकवरी हुई, यानी जो डैमेज हुआ था फिशेस को या जो फिश लार्वी इस मिनियाप्सिस लिडाई ने वहाँ पे खा ली थी, तो उसका थोड़ा सा क्या हुआ, रिकवरी हुई। क्योंकि जो बेरा ओवेटा है उसने मिनियाप्सिस लिडाई को खाना शुरू कर दिया, यानी उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। तो बेरो एवाटा जो था हमारे पास, ये प्रे करता था मिनियाप्सिस लिडाई के ऊपर। तो इसने वहाँ पे इसकी जो स्पीशीज़ थी थोड़ी बहुत उसको कम कर दी। और इस डिक्लाइन की वजह से एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो बेरो एवाटा हमारे पास था वो ख़ुद भी कम होने लगा, क्योंकि इस प्रेडेटरी के दौरान वो भी उसकी भी क्या होना शुरू हो गई, डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो ये थोड़ी बहुत कहानी थी इन्वेसिव टिनोफोरस की। ये जनरल है, मतलब आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। मे भी आपसे कोई पूछ सकता है या आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी चीज़ को मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको क्लियर कराता जाऊँगा, जिससे आपको ये टॉपिक मज़ीद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो मिनियाप्सिस लिडाई और बेरा ओवेटा की पूरी कहानी हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ये जो आप देख रहे हो मिनियाप्सिस लिडाई टिनोफोरा का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। तो ये 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक सी के अंदर विद द हेल्प ऑफ बेलास्ट वाटर। तो ये ब्लैक सी आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है। और ये आपके पास जो मैंने जिक्र किया कि बेलास्ट वाटर फ्रेश वाटर होता है जो फिश में हम कश्ती के अंदर जो बड़े बड़े शीप्स होते हैं उसके अंदर डालते हैं। तो एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन हुई थी और पॉपुलेशन एक्सक्लूजन पर इसने किया, यानी वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसको वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। और ब्लैक सी एजो सी के अंदर जितने फ़िश थे, यानी इकोसिस्टम को भी उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। वहाँ पे जितने भी जू प्लांक्टन थे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉपीपोड्स हो गए, लेवर सीन्स हो गए, इन सबको ये खाने लग गया। इसके साथ साथ इसने फ़िश की एग्स को खाने लगा, फ़िश की लार्वल को खाने लगा, और जितने स्मॉल क्रस्टेशियंस थे ये उनके ऊपर भी फीड करने लगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो फिशेस की पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे क्या होना शुरू हो गई, डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई। नेचुरल चेक हुआ कि अटलांटिक रीजन, जो नेटिव अटलांटिक रीजन था मिनियाप्सिस लिडाई का, तो वो हमारे पास क्या रहता कि वहाँ पे एक स्पेशलाइज प्रीडेटर रहते थे, जिसकी वजह से जो मिनियाप्सिस लिडाई का जो रेंज था वो भी कंट्रोल में रहता था और वहाँ पे जो बाकी इकोसिस्टम था वो भी नॉर्मल रहता था। तो वहाँ से एक प्रीडेटर टिनोफोरा जिसे हम बेरो एवाटा कहते हैं, वो वहाँ से क्या हुआ, एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हुआ इन द सेम ब्लैक सी जो यहाँ पे पहले मिनियाप्सिस लिडाई हुआ था। तो इसी तरह ये वाला बेरो ओवाटा भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसने पार्शल क्या की रिकवरी कर ली जो डैमेज काज किया था मिनियाप्सिस लिडाई ने। तो इसने क्या किया कि उस मिनियाप्सिस लिडाई को प्रे करने लगा, उसको ख़त्म करने लगा, जिससे जो पॉपुलेशन थी वो थोड़ी बहुत क्या हुई, रिकवर हो गई। क्लियर है। ये आपको छोटी सी समरी, मिनियाप्सिस लिडाई जू प्लैंकटन के ऊपर फीड करता था, बेरो एवेटा आपके पास प्रेडेटरी टिनोफोरा था जो मिनियाप्सिस लिडाई के ऊपर फीड करता था, एंड देन जू प्लैंकटन वगैरह जिसको उन्होंने ईट किया था। तो ये थी कुछ कहानी इन्वेसिव टिनोफोरस की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम कुछ इसके जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे फाइलम टिनोफोरा के, और हम देखेंगे कि इसको एक कॉमन नाम क्यों दिया गया है। क्लियर है। सो फर्स्ट हमारे पास है प्लेरोब्रांकिया पाइलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसको कॉमनली हम कहते हैं सी गोसबेरी, कॉमनली इसको सी गोसबेरी कहा जाता है, जबकि इसका नाम साइंटिफिक नाम है प्लेरोब्रांकिया पाइलस। अब ये इसका नाम क्यों पड़ गया सी गोसबेरी, क्लियर है। इसकी जो शक्ल है ये स्मॉल और राउंड होती है, यानी ट्रांसलूसेंट बॉडी होती है। तो जिस तरह एक गोसबेरी का शेप होता है तो उसकी शक्ल कुछ इसी तरह ही होती है। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो दरमियान में लाइनें लगी हुई हैं ये हमारे पास क्या हैं, कॉम्ब रोज हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस राउंड शेप की वजह से जो प्लेरोब्रांका पाइलस है इसको गोसबेरी कहा गया। तो चूँकि ये समंदर के अंदर होता है तो फिर इसको हमने नाम दिया सी गोसबेरी का। क्लियर है। तो ये आपके पास टिनोफोरा का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, मिनियाप्सिस लिडाई इन्वेसिव टिनोफोरा, जिसको हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया है। तो इसको कॉमनली हम कहते हैं सी वालनट। कॉमनली इसका नाम क्या है, सी वालनट। वालनट आप लोगों ने खाए भी होंगे, जिसे उर्दू में अखरोट कहते हैं। तो इसकी शक्ल कुछ अखरोट टाइप होती है। क्लियर है। यानी आप इसे कह सकते हैं राउंडेड होती है और लूब्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा। तो उस शेप की वजह से यानी कि वॉलनट की तरह थोड़ी बहुत ही हमें दिख रही होती है, और ये चूँकि समंदर में होती है तो फिर इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सी वॉलनट का। क्लियर है। थर्ड वन हमारे पास होता है सीटम वेनिरस। ये भी हमारे पास एक टिनोफोरा है और कॉमनली इसको कहा जाता है विनस गिर्डल।
क्लियर है, ये उसका कॉमन नाम है। अब इसको विनस गिर्डल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपके पास एक तो फ्लैटेंड बॉडी होती है, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी बॉडी आपके पास क्या होती है, थोड़ी सी फ्लैटेंड होती है और रिबन लाइक इसमें आपको बैंड नज़र आ रहे होते हैं, तो चूंकि एक बेल्ट की तरह दिख रही होती है, क्लियर है, तो जिसकी वजह से इसका नाम दिया जाता है विनस गिर्डल का। तो ये हमारे पास थर्ड इसकी एग्जांपल आ गई। फोर्थ एग्जांपल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आता है बोलिनॉप्सिस इन्फेंडिबुलम, ये भी हमारे पास एक टिनोफोरा है और कॉमनली इसको लोब्ड कॉम जेली भी बोला जाता है। कॉमनली हम इसको क्या कहेंगे, लोब कॉम जेली बोलते हैं। और कॉमनली इसको ये वाला नाम क्यों दिया जाता है, तो उसकी रीज़न ये कि इसके अंदर आपको विंग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में गौर करते हैं तो कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से हम फिर इसको ये लोब्स हैं चूँकि इसके, तो इसको नाम दिया जाता है लोब्ड कॉम्ब जेली। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आप पर हमारे पास जो टिनोफोरा की फाइलम है उसको हमने कंप्लीट 5 to 4 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है, उसकी सारी जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे फाइलम टिनोफोरा के जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे विद आंसर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह पामान।